हेलो दोस्तों। हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन का पहला पार्ट प्रीडेशन ख़त्म किया था। अभी हम पढ़ेंगे कंपटीशन। ठीक है, अब उसके आगे भी देखेंगे। कंपटीशन के बाद हम देखेंगे एमेंसिज्म, कोमेंसिज्म, पैरासिटिज्म। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि कंपटीशन क्या होता है। तो कंपटीशन का मैं सबसे सिंपल शब्दों में बताऊं तो मान लिया जाए कि रिसोर्सेज एक्स है। ठीक है ना। और उस पर एक रिसोर्सेज पे हमें 10 स्पीसीज को खिलाना है। ठीक है, 10 तरह का लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरीके के जो कम रिसोर्सेज में जो ज़्यादा फीडिंग करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम कंपटीशन बोलते हैं। इसको ऐसे मान लें कि हम आप सब एक एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो मान लिया जाए कि अभी बीपीएससी में 400 सीट या 300 सीट, 200 सीट मान के चलते हैं, 200 सीट दिया है। और 200 सीट में फॉर्म भरने वाले लोग जो हैं 4 लाख लोग हैं। तो 4 लाख लोग जो हैं वो सिर्फ 200 सीटों के लिए फाइट कर रहे हैं। तो इस तरह का जो कंपटीशन है उसको बोलते हैं, और हम सभी जो हैं वो ह्यूमन बींग हैं। तो इसे बोलते हैं इंट्रा स्पीसीज। इंट्रा स्पीसीज, इंट्रा स्पीसीज, इंट्रा स्पीसीज में क्या होता है? एमंग द सेम स्पीसीज। ठीक है ना। और अगर मान लिया जाए इंट्रा की से ये यही कंपटीशन हम जब फूड के लिए करते हैं तो सेम फूड अगर हम वेजिटेरियन हैं, यानी हम अगर हर्बीवोर्स हैं, तो वेजिटेरियन जब होते हैं तो हम सेम फूड पे हम भी जा रहे हैं, सेम वेजिटेबल वाले प्रोडक्ट पे हम भी जा रहे हैं। गोट भी बैठ रहा है और सेम प्रोडक्ट के लिए क्या कहते हैं वो आपका रैबिट भी रहेगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि एक ही मटेरियल है, एक ही आपका रिसोर्स है, उस पर बैठने के लिए ह्यूमन बीइंग, गोट एंड रैबिट, ये सारे लोग हैं। तो ये जो कंपटीशन होगा वो होगा इंटर स्पीसीज, मतलब दो स्पीसीज के बीच में। दो स्पीसीज के बीच में। अभी मैं यहाँ पे स्पीसीज का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। स्पीसीज होता है वो ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एमंग देमसेल्व्स। इंटरब्रीडिंग एमंग देमसेल्व्स, जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सके वही कहलाते हैं स्पीसीज। तो यानी गोट रैबिट के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकता है, या रैबिट जो है ह्यूमन बींग के साथ इंटरब्रीड नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल जो गोट है वो गोट के साथ इंटरब्रीड करता है, रैबिट रैबिट के साथ इंटरब्रीड करता है। सो दे आर, रैबिट इज वन स्पीसीज एंड गोट इज अनदर स्पीसीज। ठीक है। तो इनके बीच में जो कंपटीशन होगा उस कंपटीशन को कहेंगे इंटर स्पीसीज कंपटीशन। ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई कि सेम रिसोर्सेज पे अगर हम फीड करते हैं तो उसे बोलते हैं कंपटीशन। और अगर कंपटीशन सेम स्पीसीज के बीच में होता है तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्पीसीज। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्पीसीज। और दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होगा या दो से ज़्यादा स्पीसीज के बीच में होगा तो उसे बोलेंगे इंटर स्पीसीज। क्या बोलेंगे? इंटर स्पीसीज। ठीक है। तो दो तरह का कंपटीशन, इंटर और इंट्रा स्पीसीज। अब देखिए पूछा जाएगा कि इंटर स्पीसीज हानिकारक है या इंट्रा स्पीसीज हानिकारक है, ज़्यादा हानिकारक है? हानिकारक तो दोनों है, लेकिन ज़्यादा कंपटीशन जो है वो इंट्रा स्पीसीज ही हानिकारक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो सेम है। सेम रिसोर्स पे इंटर स्पीसीज फीड कर रहे हैं। यहाँ पे इंटर स्पीसीज फीड कर रहे हैं। इंटर में क्या हो सकता है कि हो सकता है अभी मूली ना मिला तो गाजर खा ले, लेकिन यहाँ पे है कि इंटर स्पीसीज जो है एक ही जगह पे एक ही चीज़ों पे फीड कर रहे हैं, तो आपस में फीड इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है। चलिए ये इतनी सी बात है और जो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए कि ये एनसीईआरटी का जो है आपका चैप्टर है पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म, उसमें ही ये बातें लिखा हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं कंपटीशन की। तो डार्विन का थ्योरी आपने पढ़ा था, वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो उसी को हम आगे देखते हैं कि क्या बोला जाता है। कि व्हेन डार्विन स्पोक ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, he was convinced that interspecies competition is a potent force in organic evolution। मीन्स जब वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते थे डार्विन जी ने, तो उनके अंदर ये भावना फुल्ली था कि जो इंटरस्पीसीज कंपटीशन होगा वो एक मेन फोर्स होगा किस चीज़ के लिए? तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट, इट इज जनरली बिलीव दैट कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं वो कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। मतलब हम अभी आपसे डिस्कस किया कि 200 सीट को लिए 600 लोग, 6 लाख लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, 4 लाख लोग अपियर हो रहे हैं। तो सेम चीज़ें हैं, सेम वही वीडियो सीओ ऑडियो के पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज पे। और वो रिसोर्सेज भी कैसा लिमिटिंग है, दैट इज नॉन एज कॉम्पिटिशन। बट दिस इज नॉट इंटायरली ट्रू
फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड आल्सो कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। ऐसा है कि ये कुछ अनरिलेटेड स्पीसीज भी सेम स्पीसीज के लिए सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टांस इन सम सैलो साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लेमिंगो एंड रेजिडेंट फिशेज compete for their common food that is zooplankton। मतलब कि फ्लेमिंगो और जो रेसिडेंट फिश है, ये विजिटिंग फ्लेमिंगो है, मतलब वहाँ पे आते हैं कहाँ पे, तो साउथ अमेरिकन लेक्स में। ये जो फ्लेमिंगो है और जो रेसिडेंट फिश है जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं फिशेज, वो कॉम्पीट करते हैं किस चीज़ के लिए, तो कॉमन फूड के लिए। द जू प्लैंकटन इन द लेक, और फूड क्या है, तो जू प्लैंकटन इन द लेक। सेकेंडली रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कॉम्पिटिशन टू अकर। ये बात बता रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो नॉट बी लिमिटिंग फॉर कॉम्पिटिशन टू अकर इन interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to interfering and inhibitive presence of the other species। इंटरफेरेंस कंपटीशन एक तरीके का कंपटीशन है जिसमें एक की इफिशियंसी, एक स्पीसीज की जो इफिशियंसी है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो इंटरफेयर करता है और इनहिबिट करता है इसके अदर स्पीसीज के रिसोर्सेज पे। इवन इफ द रिसोर्सेज आर अबंडेंट, अगर रिसोर्सेज ज़्यादा भी है तब भी अगर इनहिबिटरी इफेक्ट और इंटरफेरेंस इफेक्ट का जो होगा तो दूसरे के फीडिंग एबिलिटी को कम कर देगा, दूसरे स्पीसीज के फीडिंग एबिलिटी को कम कर देगा। नेक्स्ट है therefore competition is best defined as the process in which the fitness of one species measured in terms of R or the intrinsic rate of increase is significant lower in the presence of another species। ऐसा competition ऐसा एक तरीके से प्रोसेस है जिसमें एक स्पीसीज का जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है वो, यानी कि फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज जो है वो कम हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज। मतलब दूसरे स्पीसीज जब आती है तो उसका आर जो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो कम हो जाता है। इट इज़ रिलेटिवली इजी टू डेमोस्ट्रेट इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एज गॉस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड। when resources are limited the competitively superior species will eventually eliminate the other species। ये बात बता रहा है कि जब रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होता है तो जो सुपीरियर स्पीसीज है वो दूसरे स्पीसीज को एलिमिनेट कर देगा। मतलब ये ऐसे समझिए कि हम में से जो सुपीरियर क्वालिटी के आंसर राइटिंग करेंगे और जो ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे वो क्या करेंगे कि अपने नीचे वाले कॉम्पिटिटर को हटा देंगे। इसको गॉस लॉ भी बोलते हैं। बट एविडेंस फॉर सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। मतलब इससे हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव सर्कमस्टांसेस एविडेंस डज एग्जिस्ट हाउएवर इन सम केसेस। स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव सर्कमस्टांसेस जो हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं उसके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। द अविंगडोन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड become extinct within a decade after goats were introduced in the island apparently due to the greater browsing efficiency of the goat। मतलब ये बताया जा रहा है कि अविंगडोन टॉर्टोइज थे, गैलापागोस आइलैंड में रहते थे, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गए कब, जब वहाँ पे गोट को इंट्रोड्यूस किया गया। किसको गोट को इंट्रोड्यूस किया गया, किसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो गोट को। जब गोट इंट्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पे जो है ब्राउजिंग, क्यों, क्योंकि गोट की जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से जो गैलापागोस आइलैंड में अविंगडन टॉर्टोइज थे उनकी संख्या एक्सटिंक्शन पे आ गई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अनदर एविडेंस फॉर another evidence for the occurrence of competition in nature comes from what called as competitive release। A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of a presence of competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed। अब ये कहते हैं कि कॉर्नियल एलिगेंस एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑन द रॉकी सी ऑफ कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, कहाँ पे, रॉकी सी ऑफ कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है ना। द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिव सुपीरियर वर्नाकल बैलेनस dominates the intertidal area and exclude the smaller vernacle जिसका नाम क्या था, तो Cathamalus from the zone। In general, herbivores and plant appear to be more adversely affected by competition than carnivores। मतलब ये बोला जाता है इन जनरल क्या होता है कि herbivores and plants appear to be more adversely affected by competition than carnivores। से कह रहे हैं कि herbivores जो हैं और प्लांट जो हैं कंपटीशन से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं किसके रेस्पेक्ट में, कार्निवोर्स के रेस्पेक्ट में। मतलब जो कंपटीशन है वो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ना कि कार्निवोर्स ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। मतलब फीडिंग जो होती है
वो हर्बीवोर्स पे ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा कंपटीशन की वजह से, और वो आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा करते हैं, कंपटीशन ज़्यादा करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत होती है कंपटीशन विथ रिस्पेक्ट टू कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में कंपटीशन कम होती है, ऐसा बोला जा रहा है। नेक्स्ट है कि गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है और ये नीट के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आया भी है कि गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज। कैसा है, तो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है और कॉम्पिटिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, किस पे, सेम रिसोर्सेज, कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडिफिनेटली एंड कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर वन विल बी इलिमिनेटेड इवेंचुअली। मतलब ये बोल रहा है कि दो स्पीसीज जो है कैसा है, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है और किन चीज़ों पे है, तो सेम चीज़ पे फीड करते हैं, सेम रिसोर्स पे फीड करते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं को एग्जिस्ट कर सकते हैं और एट द एंड जो है, मतलब अल्टीमेटली जो है कॉम्पिटिटिव जो इन्फीरियर वन होगा, जो इन्फीरियर होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस मे बी ट्रू इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये कब हो सकता है, जब रिसोर्सेज लिमिटिंग है, बट नॉट अदरवाइज। ये तभी होगा जब रिसोर्सेज लिमिटिंग है, तब भी जो है जो स्ट्रॉन्ग वन होगा वो क्या करेंगे कि इन्फीरियर वन को एलिमिनेट कर देंगे। मोर रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट कंपटीशन। ऐसा है कि अभी वाला जो स्टडी है वो ऐसा जनरलाइजेशन नहीं कर रहा है इस कंपटीशन के बारे में। Next, while they do not rule out the occurrence of interspecies competition in nature, they point out that species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence rather than exclusion। ऐसा कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सब कोई एक्सक्लूड हो जाएगा, सब निकल जाएगा, बल्कि ऐसा है कि मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, मैकेनिज्म इवॉल्व करेंगे इस चीज़ के लिए, तो को एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। वैसा ही एक क्या है मैकेनिज्म है रिसोर्स पार्टीशनिंग का। ये ऐसे समझेंगे कि अब मान लीजिए 100 सीट है, तो 100 सीट है, 200 सीट है, हम शुरू से बात करें तो 200 सीट है, तो हम रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेंगे। जैसे हमने क्या किया कि 35% रिजर्वेशन दे दिया गया, यानी 70 सीट फीमेल के लिए हमने रिजर्व कर दिया, और बाकी 130 सीट जनरल हो गया, मतलब इसमें फीमेल भी आ सकते हैं और मेल भी आ सकते हैं, तो 130 सीट ओपन कर दिया। तो इससे हम एक बात बोल सकते हैं, इससे हम रिसोर्स पार्टीशनिंग करेंगे, और इससे क्या बेनिफिट होगा, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आ, हर तरह का कैटेगरी के लोग यहाँ पे कंपटीशन करके अपना जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में अपने आप को लाभान्वित महसूस करेंगे। नेक्स्ट है कि इफ टू स्पीसीज कॉम्पिटिट फॉर द सेम रिसोर्सेज दे कुड अवॉइड कॉम्पिटिशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न। ये बोलता है कि अगर दो स्पीसीज सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, तो वो अवॉइड कर सकते हैं कंपटीशन को। कैसे, तो दे फीडिंग टाइम को अलग कर लेंगे, फीडिंग टाइम को अलग कर लेंगे और फॉरेजिंग पैटर्न को अलग कर लेंगे, अलग पैटर्न से खाना वो अपना फॉरेजिंग करेंगे। मैक आर्थर शो दैट 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to the behavioral differences in foraging activity। मतलब अलग अलग खाने के तरीके से क्या कर सकते हैं कि हम को एग्जिस्टेंस भी देख सकते हैं और कंपटीशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंपटीशन का कॉन्सेप्ट। कंपटीशन का कॉन्सेप्ट में अगर पूछा जाएगा कि इसमें क्या होता है, क्या एक को फायदा होता है एक को घाटा होता है, तो नहीं, दोनों नुकसान में होता है। ये आपका प्लस माइनस माइनस वाला चलेगा, एक्स को माइनस भी होगा, बाई को भी माइनस होगा, एक्स को भी घाटा है बाई को भी घाटा है, दैट इज कॉम्पिटिशन, ठीक है। इतनी सारी बात है कॉम्पिटिशन में। अब है पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म का पहले हम बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। पैरासाइट का होता है, तो पैरासाइट वो होता है जो दूसरे के ऊपर फीड करते हैं और अपना न्यूट्रिशन पाते हैं। तो इसमें दो टर्म आता है, एक तो पैरासाइट होता है, दूसरा होता है होस्ट। तो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों को फीड करते हैं, जो दूसरों पे फीड करते हैं उसे पैरासाइट बोलते हैं, और जिस पे वो फीड करते हैं उसे बोलते हैं होस्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि पैरासाइट को फायदा होता है, होस्ट को नुकसान होता है, ठीक है। अब ये जो पैरासिटिज्म है वो दो तरह का देखेंगे, इक्टो पैरासाइट और एक होता है इंडो पैरासाइट। इक्टो पैरासाइट में क्या होता है, इक्टो मतलब एक्सटर्नल, एक्टो मतलब एक्सटर्नल, इंडो मतलब इंटरनल। इक्टो में क्या आएगा, एक्टो में क्या आएगा, तो बाहर रहेगा। तो बाहर रहेगा, कैसे रहेगा, तो जो आपका माइस है, एग्जाम्पल जो माइस है, जो लाइस है, मतलब जो जुए हैं, वो कैसा है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इक्टो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट में क्या है, तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो कैसा है, तो वो इंडो पैरासाइट है, ठीक है। फिर से बात बताते हैं कि पैरासाइट में क्या होता है,
कि एक इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को क्या होता है, फ़ायदा होता है, दूसरे स्पीसीज को घाटा होता है। जो फ़ायदा होता है उसको पैरासाइट बोलते हैं, जो घाटा में होता है उसको होस्ट कहते हैं, जिसपे पैरासाइट फीड करता है। पैरासाइट क्या है, इससे न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। होस्ट को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन के रूप में इनके ये ब्लड सक करते हैं या फिर किसी तरह का और न्यूट्रिशियस मटेरियल इनके लेंगे, जैसे जो आपका इंटेस्टाइन है उसके अंदर से फूड को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये इस तरह का इंट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, इस तरह का इंट्रैक्शन को पैरासाइट बोलेंगे। एंड प्रोसेस इज नोन एज पैरासिटिज्म। एंड इसको अगर आपको सिम्बोलिकली पूछा जाएगा तो ये पॉजिटिव होंगे पैरासाइट के लिए, होस्ट के लिए निगेटिव होंगे, ठीक है। अब है कि ये दो टाइप का होंगे, इक्टोपैरासाइट, इक्टो मीन्स एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पे बैठेंगे, इंडोपैरासाइट मीन्स इंटरनल बॉडी पार्ट पे, मतलब लीवर होंगे या इंटेस्टाइन होंगे या पैंक्रियाज होंगे या किसी तरह का आपका इंटरनल ऑर्गन के ऊपर जो फीड करेंगे, दैट इज नोन एज इंडोपैरासाइट, ठीक है। एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है ब्रूड पैरासिटिज्म का। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, तो उसको आप समझेंगे कि ब्रूड पैरासिटिज्म में ये होता है कि मान लिया जाए कि हमने इस तरह से देखेंगे, एक वर्ड है, ठीक है। कौन सा वर्ड है, एक कोयल है, ठीक है। और एक जो है वो आपका एक कोयल है, एक कौवा है, ठीक है। कौवा क्या करता है कि कौवा जो है अपना वो बच्चे नेक्स्ट में देता है, ठीक है ना। अब जिस नेक्स्ट में अंडा देता है, ठीक है, मीन्स जिस घोंसले में वो अंडा देता है, वो कोयल क्या करता है कि इस अंडे को गिरा देता है, ठीक है ना। कोयल इस अंडे को गिरा देता है और क्या कहता है कि जब ये अंडा गिरा देता है तो मान लीजिए हम कोयल के अंडे को ले लेते हैं ब्लू में, ब्लू कलर से हमने कोयल के अंडे को दिखा दिया और इस वाले अंडे को उसने गिरा दिया, ठीक है ना। किस वाले अंडे को, तो ग्रीन वाले, मीन्स जो कोयल का अंडा था, कौवे का अंडा था, उसको गिरा दिया। अब यहाँ पे लेकिन कौवा को ऐसा लगता है कि ये मेरा ही अंडा है, ठीक है। कौवा को ऐसा लगता है कि ये मेरा ही अंडा है और इसे नर्चर करता है। तो इसके वजह से ये एक तरह का पैरासिटिज्म है और इस पैरासिटिज्म को क्या कहते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। तो इतनी सी कॉन्सेप्ट आपको पैरासिटिज्म के अंदर है जो हम डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलिए एक बार रीडिंग डाल देते हैं एनसीईआरटी की लाइंस, ताकि आपको समझ में आए कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहली बार बोलते हैं कि कंसिडरिंग दैट पैरासाइट मोड ऑफ लाइफ इंश्योर्स फ्री लॉजिंग एंड मील्स। मतलब ये आप समझ ही रहे हैं कि पैरासिटिज्म में क्या होता है, तो रहने के लिए फ्री मिलता है, लॉजिंग मिलता है एंड फूड मिलता है, ठीक है। फ्री लॉजिंग एंड मील्स। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैज़ इवॉल्व इन सो मेनी टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ प्लांट फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट्स, मतलब प्लांट्स लेके हायर वर्टिब्रेट तक ऐसा होता है कि पैरासिटिज्म देखा जाता है। मेनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक, दैट इज दे कैन पैरासाइट्स ओनली ऑन स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ द होस्ट। मतलब ये बोल रहा है कि सभी होस्ट पे वो नहीं बैठेंगे बल्कि वो होस्ट स्पेसिफिक हो, मतलब कि एक पर्टिकुलर होस्ट पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही फीड करेंगे, एंड दैट इज नोन एज होस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। नेक्स्ट है कि एंड पैरासाइट, उसके बाद एंड पैरासाइट टेंड टू इवॉल्व, दैट इज if the host evolves a species mechanism for rejecting or resisting the parasite has evolved mechanism to counteract and neutralize। अगर मतलब ये बोलता है कि होस्ट ने किसी तरह का मैकेनिज्म अपना बना लिया है कि वो पैरासाइट को हटा सके, तो पैरासाइट भी जो है वो ऐसा इंटरेक्शन को काउंटर इंटरेक्ट करने के लिए या उसको इस मैकेनिज्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो भी अपने आप को कैपेबल कर लेता है। तो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीसीज, मतलब ये कहता है कि कंपटीशन, मतलब इस तरह से ये अपने आप को मैनेज कर लेता है कि हाँ, क्या कहते हैं कि जो पैरासाइट है वो अपने आप को ऐसा मैनेज कर लेता है कि होस्ट स्पेसिफिक, होस्ट अगर चेंज करता है खुद को तो ये भी अपने आप को इवॉल्व कर लेता है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विथ देयर लाइफ स्टाइल पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल एडेप्टेशन सच एज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। उसके बाद क्या होता है कि अननेसेसरी जो सेंस ऑर्गन है उसको लॉस कर देंगे, ये अपने आप को इवॉल्व करते हैं, इस तरीके से अडेप्ट करते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन एंड शक्कर और शक्कर टू क्लिंग टू द होस्ट। ये एडेसिव ऑर्गन मतलब चिपकने वाले ऑर्गन जो है, या शक्कर जो है, शक्कर एंड हुकर अपने आप को बनाते अपने बॉडी के अंदर जनरेट करते हैं, किसके लिए, तो होस्ट के ऊपर इंटरेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है लॉस्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। अच्छा, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इनकी इन्हांस हो जाती है ताकि इनकी पॉपुलेशन कुछ मरे भी तब भी ये जीवित रह सके। नेक्स्ट है द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर to facilitate parasitization of its primary host, the human liver fluke. Human liver fluke
A trematode parasite depends on two intermediate host, a snail and fish, to complete its life cycle। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो लीवर फ्लूक है, ह्यूमन लीवर फ्लूक है, उसके लिए भी दो अपने आप को जो है वो दो इंटरमीडिएट होस्ट में रखते हैं। क्या क्या है, तो स्नेल एंड फिश है, इसके अलावा वो कहाँ होते हैं, फिर वो ह्यूमन बींग में आते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी अपने आप को फैसिलिटेट कर लेते हैं कि इन चीज़ों को, तो जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसको निकालने के लिए। नेक्स्ट है कि मलेरिया पैरासाइट नीड्स, मलेरिया का पैरासाइट आप जानते ही हैं, ठीक है ना, एनोफिलीज मॉस्किटो, वो नीड्स अ वेक्टर मॉस्किटो टू स्प्रेड टू अदर होस्ट, ठीक है ना। तो उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, they may reduce survival growth and reproduction of the host and reduce its population density। मतलब यहाँ इतना कर सकता है कि उसको हार्म कर सकता है कि उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होस्ट की खत्म हो जाए। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। अब क्या करता है कि अब ये होस्ट को भी ऐसा बर्बाद करता है कि होस्ट ही खुद प्रीडेशन के ऊपर प्रीडेशन का शिकार हो जाता है। और क्यों, क्योंकि वो फिजिकली वीक हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है parasites that feed on the external surface of the host, external surface of the host organism are known as ectoparasite। The most familiar example of this group is lice on the human and ticks on dogs। Many marine fishes are infested with ectoparasites, copepods। उसके बाद कस्कटा जो है वो एक तरीके से जो है वो आपका इक्टो है, कस्कटा पैरासाइट ऑफ प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन द हेज प्लांट, हैज़ लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लिव्स इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। आप कुस्कुटा को जानते हैं, ठीक है ना, कुस्कुटा, ठीक है ना, अमरबेल जिसको कहते हैं, अमरबेल, कुस्कुटा अमरबेल है, ठीक है। एक तरीके से क्या करता है, ये अपना फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाता है और एक ग्रीन स्ट्रक्चर जो इनके अंदर जो लीव्स जो है वो ख़त्म हो जाता है। इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट, मतलब जहाँ जो प्लांट होते हैं जिस पे जाते हैं, पतला सा बेल जैसा होता है जिसको अमरबेल भी बोलते हैं। अमर मीन्स अमर हो जाता है, वो जहाँ जाते हैं जिस प्लांट पे जाते हैं उस पूरे प्लांट को घेर लेते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। उसके बाद द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर ए पैरासाइट ऑल्दो इट नीड्स ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इस पर आप कंसिडर करेंगे, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। आप भी क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे कि जो पैरासाइट है फीमेल मॉस्किटो है वो पैरासाइट कंसिडर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इन कंट्रास्ट इंडो पैरासाइट क्या होता है, मतलब कि इंडो पैरासाइट्स आर दोज व्हिच लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी ऑफ द डिफरेंट साइट, दैट इज लीवर, किडनी, लंग्स एंड ब्लड सेल्स, आरबीसी, etc। The life cycle of the endoparasites are more complex because their extreme specialization, वो स्पेशलाइजेशन एक्सट्रीमली डेवलप कर लेते हैं, जिस वजह से इनकी लाइफ साइकिल कैसी है, मोर कॉम्प्लेक्स है। Their morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential। Next है brood parasitism। Brood parasitism in the birds, इसमें होता है birds में, is a fascinating example of parasitism in which the parasitic bird, वो bird जो जिसको बेनिफिट हो रहा है, लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट, उस जिसको लॉस हो रहा है वो जिसको होस्ट कह रहे हैं, मेजबान के अंदर, मेजबान के घर में ये एग ले करते हैं। एंड लेट्स द होस्ट इंक्यूबेट देम, होस्ट को पता नहीं है तो उसको इंक्यूबेट करते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग्स ऑफ द पैरासाइट बर्ड हैव इवॉल्व टू रिजेंबल द होस्ट एग इन द साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग्स एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेक्स्ट। मतलब कि ये क्या करते हैं कि आने वाले टाइम में उसी होस्ट में, मतलब इस समझिए जिस थाली में खाए थे उसी में छेद करते हैं। इट मीन्स कि उनके अंडे को ऐसा एक जैसा एक समान होने लगता है, जिस वजह से वो जो पैरासाइट है वो उस अंडे को ब्रेक डाउन कर देता है, होस्ट वाले अंडे को, ठीक है। ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ कुकू, कोयल एंड द क्रो इन योर नेबरहुड। ये सेम चीज़ हमने जो अभी डिस्कस किया था वही ये बात बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉमनसिज्म। अभी हम पैरासिज्म देख लिए, ठीक है ना। तो पैरासिज्म के पहले हमने देखा, सबसे पहले हमने प्रीडेशन देखा था, फिर पैरासिज्म देखें। अब हम कॉमनसिज्म देखते हैं। कॉमनसिज्म भी एक तरह का इंट्रैक्शन है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, तो इस इंट्रैक्शन में एक को बेनिफिट होता है, ठीक है ना, स्पीसीज एक्स है उसको बेनिफिट होगा और स्पीसीज जो बाई है उसको जो है ना बेनिफिट होगा ना लॉस होगा, मीन्स वो न्यूट्रल रहेगा। ये जीरो दिखा रहा है, ये पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉमनसिज्म, ठीक है ना। तो दिस इज इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर स्पीसीज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट, ना तो बेनिफिट हो रहा है और ना लॉस हो रहा है, ठीक है। एक ऐसा इंटरेक्शन है, इसमें ऐसे इंटरेक्शन में ना तो स्पीसीज को एक को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को ना बेनिफिट हो रहा है और ना लॉस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ से देखेंगे, एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच
and barnacles going on the back of the whale benefit, while neither the mango tree nor the whale derive any apparent benefit. दो चीज़ें बता रही हैं कि ऑर्किड जो है कहाँ मैंगो ट्री पे ग्रो करता है, ऑर्किड कहाँ पे, मैंगो के ट्री पे, ऑर्किड मैंगो ट्री पे, ठीक है ना। तो ऑर्किड को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, पर मैंगो ट्री को कुछ नहीं मिल रहा है। सेम है कि आपको वो आपका वर्नकल है, ठीक है ना, वर्नकल कहाँ ग्रो कर रहा है, तो वेल के ऊपर, ठीक है ना, वेल मछली के ऊपर ग्रो कर रहा है। वैसे मछली है, मैमल है, तो वेल के ऊपर ग्रो कर रहा है वर्नकल, तो वर्नकल को बेनिफिट हो रहा है पर वेल को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कैटल इरिगेट, जो कैटल इरिगेट होता है, एंगेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन, अ साइट यू माइट यू हैव लाइकली कैच इफ़ यू लिव इन द फार्म रूरल एरिया। मतलब आप रूरल एरिया में जाएंगे ना तो इस तरह से जो एनिमल है उसके ऊपर एक कैटल इरिगेट मिल जाएगा। तो इसमें उसको फ़ायदा हो रहा है, किसको, तो इरिगेट को फ़ायदा हो रहा है। क्यों, क्योंकि कैटल जब ये कर रहा है, ये जब खाना खा रहा है, तो जब मतलब ये जब भी इन ग्रासेज को उखाड़ता है तो इसके अंदर जो आपको मिल जाएंगे ऑर्गेनिज्म, वो उसके ऊपर ये इरिगेट फीड करता है। यानी कि इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये तो खाना अपना खा रहा है, लेकिन ये जो इरिगेट है इसको ये फ़ायदा हो रहा है कि इसको आसानी से जो स्पीसीज हैं जो मेनली ग्रास होपर होते हैं और स्मॉल स्मॉल जो इंसेक्ट होते हैं उसके ऊपर जो ये इरिगेट फीड करते हैं उसको बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसको बेनिफिट हो रहा है, इरिगेट को बेनिफिट हो रहा है, पर ये एनिमल को किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे इंटरेक्शन को हम बोलते हैं कॉमेंसलिज्म, ठीक है। तो यही बात बता रहा है कि द कैटल इरिगेट या फिर द कैटल इरिगेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन द क्लोज एसोसिएशन, a sight you must have likely to catch if you live in farm rural areas, is a classic example of commensalism. नेक्स्ट कॉमेंसलिज्म में क्या है, तो इसमें फ़ायदा क्या है, तो इरिगेट ऑलवेज फॉरेस्ट क्लोज टू वेयर द कैटल इज ग्रेजिंग बिकॉज द कैटल एज दे मूव स्टीयर अप एंड फ्लश आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम द वेजिटेशन एंड अदरवाइज माइट बी डिफिकल्ट फॉर द इरिगेट टू फाइंड। मतलब ये बता रहे हैं कि अगर इरिगेट फाइंड करता तो मुश्किल हो जाता उसको जो 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 चीज़ें इसको इंसेक्ट मिल रहे थे उसको आसानी से। क्यों, क्योंकि जो कैटल होते हैं वो मुंडी झाड़ते हैं ना, या फिर खाना खाते हैं, इस तरह से एक साथ बड़े वो निकालते हैं, तो इंसेक्ट अपने आप को भगाते हैं। जब भगाते हैं तो इस गेट को इस यहाँ से फ़ायदा हो जाता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म इज इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन एंड स्टिंगिंग टेंटिकल्स। सी एनिमोन, ठीक है ना, ये सी एनिमोन कहाँ है, तो एक तरीके से निडेरिया फैमिली का है, निडेरिया फाइलम का है। एंड स्टिंगिंग टेंटिकल हैज स्टिंगिंग टेंटिकल्स एंड क्लाउन फिश दैट लिव्स among them. The fish gets protection from the predators which stay away from the stinging tentacles. देखिए ये क्या है कि एक फिश है, ठीक है ना, ये फिश है और फिश के ऊपर क्या है, एक तरीके से ये आपका कौन बैठा हुआ है, तो सी एनिमोन बैठा हुआ है। ये जो सी एनिमोन है ये इस फिश को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके पास नीडोप्लास्ट होता है, ठीक है ना। तो नीडोप्लास्ट के डर से, निडेरिया फाइलम का है, तो ये नीडोप्लास्ट के डर से, स्टिंगिंग रेज के डर से, स्टिंगिंग टेंटिकल्स की वजह से कोई दूसरा एनिमल यहाँ आके फीड नहीं करता है। तो इस हिसाब से किसको फ़ायदा हो रहा है, सी एनिमोन को जो है वो आपका जो क्लाउन फिश है उसको फ़ायदा हो रहा है। किसकी वजह से, तो सी एनिमोन की वजह से। द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल्स। द एनिमोन डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम द होस्टिंग द क्लाउन फिश, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म। अब इतनी इसी बात है कि सबसे छोटा टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि एक को बेनिफिट हो रहा है, एक एक्स है, ए स्पीसीज बाई है, स्पीसीज बाई को एक्स को बेनिफिट हो रहा है, स्पीसीज बाई को भी बेनिफिट हो रहा है। यानी एक तरह का इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, मतलब एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म का आप नाम काफ़ी सुन रखे होंगे। म्यूचुअलिज्म में पहला एग्जाम्पल है लाइकेन, ठीक है ना। लाइकेन किसके किसके बीच में, फंगस एंड एल्गी के बीच में, फंगाई प्लस एल्गी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इस तरह से दोनों को फ़ायदा होता है। इसको भी पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव है। किस तरीके से देखेंगे तो फंगस जो है ये इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये डिपेंड होते हैं एल्गी के ऊपर। और एल्गी को क्या होता है, एल्गी को न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है किसके, न्यूट्रिशन मिलता है आपको फंगाई के वजह से, ठीक है ना। तो इस तरीके से सॉइल में ये मतलब कि सॉइल से न्यूट्रिशन निकाल के फंगाई को, एल्गी को देते हैं। तो एल्गी जो है वो उसको न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने में आसानी होती है। और फंगाई इसके एवज में, फंगाई को क्या होता है, तो एल्गी के ऊपर फीड करते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से
एल्गी जो है फोटोसिंथेटिक है और फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं है, तो उनके वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन है उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है ना। इस इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो इसको देखें एक बार, चलिए। पहला बता रहा है, अच्छा ये यहाँ पे एक और है कि आपको इंटरेक्शन एक और याद रखना है कि हायर प्लांट्स के बीच में माइकोराइजा का इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। माइकोराइजा एक इंटरेक्शन है, माइकोराइजा फंगाई एंड हायर प्लांट्स के बीच में, फंगाई प्लस हायर प्लांट्स, ठीक है। फिर से वही बेनिफिट, हायर प्लांट्स इसको क्या देगा, तो हायर प्लांट्स क्लोरोफिल के लिए फूड देगा क्लोरोफिल से, और फंगाई क्या करेगा, तो मिनरल अब्जॉर्प्शन में जो आपका ये है उसको हेल्प करेगा, जो हायर प्लांट्स है उसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो मेनली एलनस वो होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से इसको हम स्टडी करते हैं कि इंटरेक्शन कन्फर्म्स बेनिफिट ऑन बोथ द interacting species. Lichen present represents the intimate mutualistic relationship between the fungus and photosynthetic algae or cyanobacteria. Similarly, mycorrhiza association between the fungi and roots of higher plants, ये बात हो चुकी है। The fungi help the plant in absorption of the essential nutrients from the soil, while the plant in turn provides the fungi with energy yielding carbohydrate, ठीक है। क्योंकि खुद का फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाते हैं, तो ये एनर्जी कहाँ से पाएंगे, तो हायर प्लांट से पाएंगे। द मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड एवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। अच्छा, ये सिर्फ प्लांट और एनिमल के बीच की नहीं है, बल्कि प्लांट एनिमल का रिलेशनशिप में भी होता है। कैसे, तो प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन के लिए कौन करता है, तो प्लांट का पॉलिनेशन कौन करता है, एनिमल करता है। फिर देयर फ्लावर एंड डिस्पर्सिंग थ्रू देयर सीड का डिस्पर्सल किसके थ्रू होता है, एनिमल के थ्रू होता है। Animal obviously have to be paid fees for the services that plant expect from them. Plants offer rewards of fees in the form of pollen and nectar for pollination and juicy and nutritious fruit for the seed dispersal. ये बात समझ में आ रही है कि प्लांट को बेनिफिट हो रहा है पॉलिनेशन में, तो पॉलिनेशन प्लांट क्या दे रहा है, नेक्टर दे रहा है, ठीक है ना। तो एनिमल नेक्टर जिस पर फीड करते हैं तो उसको क्या मिल रहा है, नरिशमेंट मिल रहा है, उसको भी मिल रहा है। बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल system should also be safeguarded against cheaters. For example, animals that try to steal nectar without adding the pollination. Now you can see why plant-animal interaction often involve co-evolution of the mutualistic. मतलब ये बात बता रहा है कि सभी को बेनिफिट नहीं हो सकता, ऐसे एनिमल को कोई बेनिफिट नहीं होगा जो पॉलिनेशन में प्लांट को नहीं हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके जो हिसाब है उसको हम बोलते हैं को इवोल्यूशन of mutualistic, that is evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another. In many species of fig trees there is tight one-to-one interaction with the pollinator species of wasp. It means that given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species. मतलब ये बता रहा है कि जो वास्प की स्पीसीज है, जो वास्प की स्पीसीज है उसी के द्वारा जो है प्लांट जो है पॉलिनेट हो जाएगा होगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो वो स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है वो कैसा हो जाएगा, स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। एंड नो अदर स्पीसीज, मतलब दूसरे स्पीसीज से नहीं होगा, तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा। द फीमेल वास्प यूजेज द फ्रूट नॉट ओनली एज ए ओवी पोजिशन बट ऑल्सो यूजेज द डेवलपिंग सीड विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट है नरिशिंग इज लार्वा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द वास्प पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लाइंग साइट्स। मतलब ये होता है वास्प को क्या बेनिफिट है, तो फिग ट्री पे, ये जो फिग है, ठीक है ना, वहाँ पे वास्प आएगा, तो वास्प को क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पे एग लेइंग को साइट की तरह यूज कर सकते हैं। इन रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ पॉलिनेशन द फिग ऑफर्स द वास्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड एज अ फूड फॉर डेवलपिंग वास्प लार्वा। लार्वा के लिए ये सीड की तरह भी सीड भी देगा, इनके लार्वा के लिए सीड भी देगा। Orchids show a bewildering diversity of floral pattern, many of which have evolved to attract the right pollination, ठीक है ना। अब ये चीज़ें आप पोलिनेशन में बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। एक यहाँ पे आपको एग्जांपल मैं शेयर कर दूँ, उसका नाम ओफायरस है, ठीक है ना। मेडिटेरियन ऑर्किड जिसका नाम ओफायरस है, वो क्या करता है कि सूडो कोपुलेशन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है जहाँ पे चीटिंग होती है। तो देखिए कैसा होता है, सेक्सुअल डिसीट कहते हैं, मतलब उसके सेक्सुअल चीटिंग होती है टू गेट पॉलिनेशन डन बाय द स्पीसीज ऑफ बी। समझे इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए कि वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर एंड अनकैनी रिजेम्बलेंस विद द फीमेल ऑफ द बी इन साइज एंड कलर मार्किंग।
एक जो फ्लावर है, ये जो पेटल है फ्लावर का, ऐसा लगता है इस बीज को, ये बीज है बी है, ठीक है ना, तो इसको ऐसा लगता है कि ये मेल वाला है, तो ये लग रहा है कि फीमेल का पार्ट है, यानी फीमेल है ये, ठीक है। ये कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है ऑर्किड, ठीक है ना, कैसा, तो वो फायरस ऑर्किड, ठीक है। तो इस बीज को क्या लगता है कि ये फीमेल पार्ट है और ये बीज यहाँ आता है, ठीक है, और इस वजह से इसको क्या हो जाता है, इसको बेनिफिट हो जाता है कि पॉलिनेशन हो जाता है, ये पॉलिनेशन हो जाता है और ये बीज क्या होता है, ठग आ जाता है, उसे लगता है कि ये फीमेल पार्टनर है, पर होता ऐसा नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं ये डिसिट है, सेक्सुअल डिसिट है, ठीक है। तो द मेल बी इज अट्रैक्टेड व्हाट इट परसीव्स एज फीमेल सूडो कोपुलेट्स विथ द फ्लावर, मतलब इसके साथ सूडो कोपुलेशन कर लेता है, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इज डस्टेड विथ पॉलन फ्रॉम द फ्लावर, और पोलन का एक डस्टिंग होता है, एक जगह से दूसरी जगह होती है, मतलब पोलन ट्रांसफर ऑफ पोलन गेन होता है, तो पोलिनेशन हो जाता है। व्हेन दिस सेम बी सूडोकोप्लेट्स विथ अनदर फ्लावर, इट ट्रांसफर्स पोलन टू इट एंड दस पोलिनेट्स द फ्लावर। अब ये भी हो सकता है कि ये एक जगह हुआ है ऐसे इसके साथ, अब दूसरा बार जब ये दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो यहाँ पे भी सूडोकोप्लेशन कर हो जाएगा, इसके साथ सूडोकोप्लेशन करेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से होगा, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर पोलन गेन का ट्रांसफर हो रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है बीज, पर बीज को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं कि सेक्सुअल डिसिट हो रहा है, इसके साथ चीटिंग हो रहा है। हियर यू कैन सी हाउ को इवोल्यूशन ऑपरेट्स। इफ द फीमेल बीज कलर पैटर्न्स चेंज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन बिहाइंड ड्यूरिंग इवोल्यूशन, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolves to maintain the resemblance of its petal to the female bee। मतलब ये बता रहा है कि अगर थोड़ा सा भी इसके फ्लावर का कलर में चेंज आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपका इंट्रैक्शन जो को इवोल्यूशन जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर से इवोल्यूशन के थ्रू इसको पॉलिनेशन के लिए फिर से अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, एक तरीके से पूरी के पूरी पॉपुलेशन इंट्रैक्शन ख़त्म हो गया, और एक तरीके से एक टॉपिक ही ख़त्म हो गया, कौन सा, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। एक तो इसमें थोड़ा सा चीज़ें रह गई है, तो वो जनरली अभी हमें पूछा नहीं जा रहा है, पूछेगा नहीं, तो जब पूछेगा ही नहीं तो उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या था कि हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट करके एक टॉपिक है वो छूट गया है, उसे हम अभी चूँकि ज़रूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, बाद में हम उसको करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, ठीक है ना। आप तैयारी करते रहिए, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगले 67th के मेंस के लिए। थैंक यू।